हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीसीजे 1999 एचजीएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो टर्म है रेस्टिट्यूशन वो डिफाइंड नहीं की गई है कोड में। ग्रामेटिकली इसका मतलब है एक्ट जो है रिस्टोर करने की एक चीज़ को उसके प्रॉपर ओनर्स के पास। इसमें आगे जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की वो कंटेन की गई है सेक्शन 144 में कोड का। यहाँ पे आपका सीपीसी आपको पूरा लिखना है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें आ गया हमारे पास केस लो, दैट इज विनायक स्वेन वर्सेस रमेश चंद्र 1966 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की उसके अकॉर्डिंग जब रिवर्स हो जाती है डिक्री तो जो लॉ है वो इम्पोज करेगा एक ऑब्लिगेशन पार्टी के ऊपर जिसने रिसीव किया है कोई भी अनजस्ट बेनिफिट इरोनियस डिक्री से, कि वो रेस्टिट्यूशन करे उस पार्टी को जिसने लूज किया है। तो बेसिकली रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिस्टोर करना कोई भी चीज़। फॉर इंस्टेंस ट्रायल कोर्ट है हमारे पास, उसने एक डिक्री पास कर दी ए के फेवर में। ए वर्सेस बी का केस है हमारे पास, सूट है। तो ए के फेवर में डिक्री पास कर दी ट्रायल कोर्ट ने। तो यहाँ पे जो है बी ने अपील फाइल की है और ये जो अपील में जो हायर कोर्ट है हमारे पास उसने बी के फेवर में डिक्री पास कर दी और इस डिक्री को जो है प्रीवियस डिक्री को करेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि ए के पास हमारे पास एक्स जो लैंड थी वो चली गई है डिक्री के चलते, तो यहाँ पे वो जो एक्स लैंड ए के पास थी अब वो जो है बी को देगा। इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशन की। यहाँ पे जो है रिस्टोर करना है जो एक्चुअल ओनर है, दैट इज बी। इसमें आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास, जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन का वो बेस्ड है मैक्सिम पे, दैट इज एक्टस क्यूरे नैमिनम ग्रेविबिट, जिसका मतलब है एक्ट जो है कोर्ट की उसकी वजह से कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। लॉ जो है इम्पोज करता है एक ऑब्लिगेशन पार्टी पे कि वो रिस्टोर करेंगी बेनिफिट जो ऑब्टेन किया गया है इरोनियस जजमेंट की वजह से। जो डॉक्ट्राइन है वो बेस्ड है इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पे। केस लो आ गया इसमें हमारे पास सिटी बैंक एनए वर्सेस हितेन पी दलाल 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की वो एग्जॉस्टिव नहीं है। सिंस ये बेस्ड है इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पे, देयरफॉर ये जो है कन्फाइन नहीं की जा सकती है उन केसेस पे जो कवर किए गए हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे। तो बेसिकली ये जो है सिर्फ वो केसेस जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में दिए गए हैं सिर्फ उन तक कन्फाइन नहीं है, क्योंकि इक्विटेबल जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे है, तो बाकी केसेस में भी जो है अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट आ गया कंडीशंस हमारे पास। सेक्शन 144 जो है कोड का वो ले डाउन करता है फॉलोइंग कंडीशंस जो सेटिस्फाई की जानी चाहिए ऑर्डर करने के लिए रेस्टिट्यूशन। पहला आ गया रेस्टिट्यूशन जो है वो इन रिस्पेक्ट होनी चाहिए डिक्री या ऑर्डर जो कि रिवर्स किया गया है या वेरी किया गया है। दूसरा आ गया जो पार्टी अप्लाई कर रही है रेस्टिट्यूशन के लिए वो इंटाइटल्ड होनी चाहिए उस बेनिफिट की जो रिवर्सिंग डिक्री या ऑर्डर के अंडर आएगा। और आ गया हमारे पास जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो प्रॉपरली कॉन्सिक्वेंशनल होना चाहिए रिवर्सल पे या वेरिएशन पे डिक्री की। मतलब जब डिक्री या ऑर्डर जो है हमारे पास वो रिवर्स हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है रिलीफ मिला है तो यहाँ पे जो है ये वाला रिलीफ इसके बेसिस पे जो है रेस्टिट्यूशन होगा। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास, इन अ सूट बिटवीन ए एंड बी। एक ए एंड बी के बीच में जो सूट है, ए ने जो है सूट जो है उसके फेवर में आ गई है और उसने ऑब्टेन कर लिया है पोजेशन एक घर का। बी ने फाइल की है एक अपील जो डिसाइड की गई उसके फेवर में। दस बी जो है अब फाइल कर सकता है एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन की 144 के अंडर जो पोजेशन है उस हाउस का ए से वापस लेने के लिए। जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था ये सिमिलर एग्जाम्पल है ए और बी के जो है सूट के बारे में, कि जब दूसरी पार्टी के फेवर में जो है हायर कोर्ट में अपील उसके फेवर में चली गई है बी के फेवर में, तो वो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा जो हाउस का पोजेशन है उसके लिए। फिर आ गया बार ऑफ सूट। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो सेक्शन 144 क्लोज 2 है वो बार करता है इंस्टीट्यूशन जो है सूट का ऑब्टेन करने के लिए रेस्टिट्यूशन या कोई और रिलीफ वो ऑब्टेन किया जा सकता है एक एप्लीकेशन देके सेक्शन 144 क्लोज 1 के अंडर। जो सुप्रीम कोर्ट है महाजी भाई मोहन भाई बरोत वर्सेस पटेल
मैनी भाई गोकल भाई 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो प्रोसीडिंग्स है रेस्टिट्यूशन की वो प्रोसीडिंग्स है एग्जीक्यूशन में। तो बेसिकली रेस्टिट्यूशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स मानी गई हैं। फिर आगे हमारे पास वेयर टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करना है। एक एप्लीकेशन जो है रेस्टिट्यूशन की वो लाई करती है उस कोर्ट में जिसने पास की है डिक्री या फिर जिसने ऑर्डर दिया है। जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास सेक्शन 144 क्लोज 1 का, इसमें आप जो है इसको पूरा का पूरा बॉक्स में पुट करेंगे। ये डिफाइन करता है कि जो एक्सप्रेशन है कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर, ये जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है ये इंक्लूड करेगा अपार्ट फ्रॉम वो कोर्ट जिसने एक्चुअली पास की थी डिक्री या फिर ऑर्डर, ये फॉलोइंग कोर्ट्स भी जो है इंक्लूडेड होंगे। इसमें आ गया हमारे पास जहाँ पे डिक्री या ऑर्डर रिवर्स किया गया है या वेरी किया गया है अपील में या रिवीजन में, वो जो कोर्ट है फर्स्ट इंस्टेंस का। फिर आ गया जहाँ पे डिक्री या ऑर्डर जो है वो सेट असाइड किए गए हैं एक सेपरेट सूट में, जो कोर्ट है फर्स्ट इंस्टेंस का जिसने पास किया है ये डिक्री या ऑर्डर सेट असाइड करने का। तीसरा आ गया वो कोर्ट जो फर्स्ट इंस्टेंस का जो सीज हो गया है एग्जिस्ट करने से या जुरिस्डिक्शन उसका नहीं रहा है। तो जो कोर्ट जिसमें अगर सूट जो है जिसमें डिक्री या ऑर्डर पास किया गया है अगर वो इंस्टीट्यूट किया जाता उस टाइम पे जब एप्लीकेशन दी गई है सेक्शन 144 के अंदर, उसका जुरिस्डिक्शन होता ट्राई करने का सूट। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। इसमें आता है हमारे पास जैसे एक कोर्ट है हमारे पास C1, इसने कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया है लेकिन कुछ टाइम के बाद इसका जो है जुरिस्डिक्शन सीज हो जाता है और ये जो है C2 जो एक कोर्ट है ये जो है इस पूरी टेरिटरी जो है वो C2 के अंडर आ जाती है। तो ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बंद हो गया लेकिन डिक्री और ऑर्डर यहाँ से पास हुआ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जो रेस्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ फाइल करनी है, क्योंकि ये कोर्ट तो जो है सीज हो गया है। तो इसमें जो C2 कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन है उस एरिया पे और जो जब रेस्टिट्यूशन की जो हमारे पास एप्लीकेशन फाइल करनी है उस टाइम पे अगर इस कोर्ट में सूट फाइल की जा सकती है तो यहाँ पे जो है C2 जो कोर्ट में ही जो है रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन फाइल होगी। तो बेसिकली इसका इतना सा मतलब है। फिर आगे कंक्लूजन और अपील। जो डिटर्मिनेशन है क्वेश्चन का अंडर सेक्शन 144 वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है कि वो डीम्ड डिक्री होगा सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर, तो 10 ये जो है अपीलेबल होगा। ये हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज 2 में ही गिवन है जब डिक्री हमने की थी कि डीम्ड डिक्री में जो है रेस्टिट्यूशन जो है वो इंक्लूड होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर अगेन 5 मार्क्स में आता है आपको कट शॉर्ट करना है। आप जो है इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद जो है आप जहां अप्लाई हुआ है जहां अप्लाई किया गया है वो लिखे, एक केस लॉ आप लिखेंगे और उसके बाद जो है कंक्लूड कर देंगे। तो आपका बेसिकली जो 2 शीट्स होती है उसमें 1.5 पोर्शन जो है सिर्फ वही जो है इंक्लूड होना चाहिए। 10-15 मार्कर में 10 मार्कर में आप ट्राई कीजिए कि आप 2 केस लॉज लिखें। अगेन 15 मार्कर में आप कंटेंट जितना हो सके उतना लिखें, क्योंकि 15 मार्कर में ऑलमोस्ट आपको जो है 3 शीट्स जो है फिल करनी होती हैं। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।